जी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से मैं दीपा चौधरी आपका कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेज में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। और शिल्पी का ये पेपर है पीजीटी हिंदी का। इसके हमने 2 पेपर कंप्लीट कर लिए हैं, 2002 वाला और 2003 वाला पेपर। आज हम जो करने जा रहे हैं वो 2004 का पेपर होगा, व्याख्यात्मक हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिएगा चलते हैं अपने क्लास की तरफ, अपने पेपर की तरफ। और जिन्होंने अभी तक पहले दोनों पेपर नहीं देखे हैं तो वो उनको देखिएगा ज़रूर, ठीक है? क्योंकि दोनों ही पेपर मैंने एक ही क्लास में कराए हैं और आपके जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएंगे। व्याख्या सहित उनको कराया है। ये वाला पेपर भी हम व्याख्या सहित करेंगे, जहाँ इम्पोर्टेंट होगी पूरी व्याख्या को लेंगे। देखिए, इसका जो पूर्णांक होता है यानी कि कितने अंकों का पेपर आता है, ये 425 का आता था। ये इसमें 2004 में 425 अंक का पेपर। और यहाँ पर इसमें जो है क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं। अभी तक दोनों पेपर में जो 2003 और 2002 का पेपर देखा होगा आपने, उसमें हमने 85 क्वेश्चन किए हैं। लेकिन आज जो पेपर हम करेंगे 2004 वाला, इसमें हमारे 125 क्वेश्चन होंगे। अभी इसमें जो क्वेश्चनों की संख्या है 125 है और इसका समय निर्धारित किया गया है 2 घंटे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। ये इसकी सारी नियमावली है, आप पढ़ सकते हैं इसको भी ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिएगा। जगदीश गुप्त को 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया था? जगदीश गुप्त जी को कौन सा सम्मान दिया गया था? इनको 1997 में इनको मिला था भारत भारती सम्मान। कौन सा सम्मान मिला था? जगदीश गुप्त को भारत भारती सम्मान मिला था। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? नरेश मेहता जी को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ये इनकी संपूर्ण रचना क्रम पर प्राप्त हुआ था। जितना भी इन्होंने रचना क्रम किया था 72 से लेकर 91 तक, तो फिर 92 में इनको दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। देख लीजिए इसकी व्याख्या को। नरेश मेहता जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी विशेष रचना पर नहीं दिया गया, बल्कि उनके संपूर्ण रचनाक्रम अर्थात हिंदी साहित्य में योगदान हेतु जितनी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं 1972 से लेकर 1991 तक, इसकी अवधि रही है रचनाक्रम की, रचनाकाल की इनकी। और फिर इस पर इन्हें 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनकी प्रमुख कृतियाँ रही हैं वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, पिछले दिनों, नंगे पैर, मेरा समर्पित एकांत और उत्सव, तुम मेरा। आगे भी इसकी व्याख्या है तो इसे भी देख लीजिए, थोड़ी और है। यहाँ पर देखिएगा। मौन हो आखिर समुद्र से तात्पर्य, और देखना एक दिन, आरण्य, संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रभात पर्व, सबरी और प्रार्थना पुरुष, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं रही हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञे जी का नहीं है? देखिए, अज्ञे का इन्होंने नहीं पूछा है, तो पहले तो हम सबसे पहले नहीं पर टिक कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हरी घास पर क्षण भर, ये अज्ञे का है। अरियो करुणामयी प्रभा, अरियो करुणामयी प्रभा या फिर करुणा प्रभा, ये लिख सकते हो आप, ये भी अज्ञे का है। और आंगन के पार द्वार, ये भी अज्ञे का है। लेकिन सीढ़ियों पर धूप में इनका नहीं है। सीढ़ियों पर धूप में किसका है? ये एक काव्य संग्रह है और रघुवीर साहे जी का है, इनका नहीं है। तो इनकी व्याख्या को देख लीजिए। सीढ़ियों पर धूप में रघुवीर साहे जी का काव्य संग्रह है। और साहे के जो अन्य काव्य संग्रह हैं, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए, और कुछ पत्ते, कुछ चिट्ठियाँ, हरी घास पे क्षण भर, अरियो करुणामयी प्रभा, आंगन के पार द्वार, ये सभी अज्ञे के काव्य संग्रह हैं। किसके हैं? अज्ञे जी के काव्य संग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? प्रगतिवाद के जन्म में पूछा जाता है कि किसका योगदान है। प्रगतिवाद का जो जन्म हुआ है, इसमें छायावादी रोमानियत एवं प्लायनवादी प्रवृत्ति, इसका भी योगदान है, ठीक है। और प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, इसका भी प्रगतिवाद के जन्म में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मार्क्सवादी प्रभाव का भी स्थान रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा ठीक हो जाएगा कि उपयुक्त सभी। देखिएगा, प्रगतिवाद के जन्म में उपयुक्त सभी का योगदान रहा है, अर्थात छायावादी रोमानियत और प्लायनवादी प्रवृत्ति ने भी प्रगतिवाद के जन्म में योगदान दिया है। 1936 में सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद के प्रयास से
प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हो चुकी थी। प्रगतिवाद मार्क्सवादी दर्शन के आलोक में सामाजिक चेतना और भावबोध को अपना लक्ष्य बनाकर चला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित हुआ है? कौन से कवि हैं जिनकी रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास देखने को मिलता है? तो वे हैं मुकुटधर पांडे जी। सन 1920 में जबलपुर में प्रकाशित श्री शारदा नामक पत्रिका के जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 1920 के अंकों में हिंदी में छायावाद शीर्षक से पंडित मुकुटधर पांडे के 4 लेख प्रकाशित हुए थे और इसे ध्वनित हुआ था कि छायावाद नाम सन 1920 के पूर्व से चला आ रहा था। 1920 के पहले से ही क्या है, छायावाद नाम आ चुका था। तो छायावाद नाम किसने दिया था? मुकुटधर पांडे जी ने। 6 नंबर क्वेश्चन सारे ही इजी हैं, इसमें कोई भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता पेपर में ऐसा होगा कि आप लोगों की तैयारी के बाहर होगा। सारे ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हैं। जब आप पढ़ेंगे व्याख्या सहित पढ़ने में तो क्या होता है, हम पूरे सिलेबस के अंदर घूम जाते हैं और ऐसे अगर हम करते हैं क्वेश्चन और आंसर तो आपको लगेगा फटाफट से हमारा पेपर भी हो जाता है और हमने ये सब पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो देखिएगा आगे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है बताना है। तो यहाँ देखिए, सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है, बिल्कुल सही बात है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहपा है, ये भी सही है। सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापदों और दोहा में हुई है, बिल्कुल सही है। सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है, ये गलत है। इसका प्रणयन जो है ये पिंगल में हुआ है, ये ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये संध्या भाषा में हुआ है। इसकी जो अधिकतर भाषा मानी गई है वो कौन सी रही है? संध्या भाषा रही है। संध्या भाषा के शब्दों को इसमें लिया गया है और इसके साहित्य मुक्त शैली में लिखे गए हैं। इसके अलावा सिद्ध साहित्य का जो झुकाव है वो सहज साधना की ओर रहा है। इनकी रचना चर्या पदों और दोहों में हुई है तथा सिद्धों के सबसे पुराने लेखकों में सरहपा माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रेमचंद जी ने। ठीक है, राइट आंसर बनेगा प्रेमचंद जी। इसकी व्याख्या को देखिएगा, व्याख्या देखिए इसकी। सन 1935 में एम फास्टर के सभापतित्व में क्या हुआ था? पेरिस में एक प्रोग्रेसिव राइट्स एसोसिएशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ था और सन 1936 में सज्जाद जहीर और मुल्क राज आनंद के प्रयत्नों से भारत में इस संस्था की शाखा प्रगतिशील लेखक संघ खुली और प्रेमचंद ने इसकी अध्यक्षता लखनऊ में प्रथम अधिवेशन में की। प्रेमचंद जी, रविंद्रनाथ ठाकुर, पंत और निराला, नवीन आदि लेखक एवं कवियों ने इसमें सक्रिय योगदान दिया है। 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित कवियों में जन्म काल के अनुसार कर्म निर्धारण करना है कि किस कवि का जन्म जो है वो पहले आता है और किसका बाद में आता है। तो यहाँ पर जो कवि दिए गए हैं घनानंद, रसलीन, ठाकुर और रहीम, ये 4 कवि हैं और इनमें अगर देखा जाए तो रहीम दास जी का जन्म पहले होता है। रहीम का जन्म जो है पहले होता है लाहौर में। उसके बाद घनानंद का जन्म होता है। रहीम का जन्म 1556 में हुआ था और अगर बात करें घनानंद जी की तो घनानंद जी का जन्म हुआ था 1689 में। रसलीन की अगर बात करते हैं, इनका जन्म 1699 में हुआ था और ठाकुर की बात करें तो 1823 में ठाकुर का जन्म हुआ था बुंदेला में। ठीक है, देखिएगा इसकी व्याख्या को देख लीजिए। रहीम का जन्म लाहौर में सन 1556 में हुआ था और मृत्यु हुई थी 1627 के लगभग। घनानंद के जन्म की बात करें तो 1689 में तथा मृत्यु 1739 में हुई थी। रसलीन का समय 1699 से लेकर 1750 तक था तथा ठाकुर का जन्म बुंदेलखंड के में 1823 ईस्वी में हुआ था।
आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या था? कवि त्रिलोचन का पूरा नाम देखते हैं क्या था। वासुदेव सिंह के नाम से इन्हें जाना जाता था। इनका जो पूरा नाम था वो था वासुदेव सिंह। और त्रिलोचन की प्रमुख रचनाएं हैं मैं उस जनपद का कवि हूँ, शब्द, धरती, मिट्टी की बारात, ताप से ताए हुए दिन तथा चंपा एवं नगई मेहरा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। आगे क्वेश्चन नंबर 10, निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी जो रचना मानी जाती है वो भरतेश्वर बाहुबली रास मानी जाती है। भरतेश्वर बाहुबली रास ये शालिभद्र सूरी की रचना है और इस ग्रंथ में भरतेश्वर और बाहुबली का चरित्र वर्णन हुआ है। ये दोनों चरित्र नायक एवं संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश काव्य में रचे गए हैं। अपभ्रंश काव्य में इनकी रचना के विषय रहे हैं। और खुमान रासो दलपत विजय की रचना है। दलपत विजय इनकी क्या है? खुमान रासो या दलपत विजय की रचना है। इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है। ढोला मारूरा दुहा की बात करें तो यह एक लोक भाषा काव्य है। मधुकर कवि द्वारा रचित जयमयंक जस चंद्रिका अभी तक उपलब्ध नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नांकित में से अष्टछाप का कवि नहीं है। देखिए, अष्टछाप के जो कवि हैं उसमें कुंभन दास जी आते हैं, परमानंद दास जी आते हैं, शीत स्वामी आते हैं, स्वामी हरिदास नहीं आते। स्वामी हरिदास किस में आते हैं? स्वामी हरिदास जो एक सखी संप्रदाय था उसके स्थापना इन्होंने की थी स्वामी हरिदास ने, लेकिन ये इसके अंतर्गत नहीं आते। इसकी व्याख्या को देख लीजिए। 8 कवि आते हैं, ठीक है, अष्टछाप के अंतर्गत। ध्यान रखेंगे सारे ही कवियों का, कई बार पढ़ा चुकी हूँ, पिछले दोनों पेपर में बहुत बार रिपीट हुए हैं, आगे भी रिपीट होंगे तो देख लीजिएगा। स्वामी हरिदास ने हरिदास या फिर हरिदासी या फिर सखी संप्रदाय की स्थापना की है। अष्टछाप की स्थापना ये 1565 में गोस्वामी विठलनाथ ने की थी। अष्टछाप के कवि हैं कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, नंद दास, शीत स्वामी, चतुर्भुज दास। इनमें प्रथम 4 कवि जो हैं ये वल्लभाचार्य जी के हैं और शेष 4 कवि विठलनाथ जी के हैं, ठीक है। विठलनाथ जी के जो कवि हैं उसमें चतुर्भुज दास, नंददास, शीत स्वामी और गोविंद स्वामी आते हैं। दोनों ही बहुत ईजी है याद रखने। बाकी कृष्णदास, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नांकित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? कौन सा ग्रंथ है जिसके लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? कविता के नए प्रतिमान, ये इसके लेखक रामविलास शर्मा नहीं है। ये रचना जो है आपकी किसकी है? नामवर सिंह जी की है, ठीक है, नामवर सिंह की है। भाषा और समाज रामविलास शर्मा, भाषा और समाज रामविलास शर्मा। नई कविता और अस्तित्ववाद ये भी रामविलास शर्मा का है। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद ये भी रामविलास शर्मा जी का है। यहाँ पर देखिएगा, कविता की नई प्रतिमान नामक ग्रंथ के लेखक नामवर सिंह है और इनके अन्य ग्रंथ हैं कहानी और नई कहानी। कहानी और नई कहानी किसका है? नामवर सिंह का है। छायावाद, दूसरी परंपरा की खोज, बहुत बार पूछा जाता है दूसरी परंपरा की खोज। इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, ये नामवर सिंह जी के हैं। प्रश्न में दिए गए शेष सभी जितने भी ग्रंथ हैं वो क्या है? रामविलास शर्मा जी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता करके तुलसी लसे न तुलसी न लसे, कविता लसी या तुलसी की कला। तो ये पूछा जाता है पंक्ति, यह प्रशंसापरक उक्ति किसने लिखी है? कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा लिखा है यहाँ पर, कई जगह या भी लिखा होता है, तुलसी की कला। तो ये जो पंक्तियाँ लिखी थी ये लिखी थी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी ने। 40 नंबर क्वेश्चन, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के सही लेखक कौन है? ये पंक्ति किसने कही है? ये पूछा जाता है। बहुत बार ये पंक्ति हमारे एग्ज़ाम में आई है, चाहे वो DSSB का एग्ज़ाम हो या फिर DSSB TGT PGT कोई भी हो सकता है, या फिर आपका यूपी का हो, छत्तीसगढ़ वाले एग्ज़ाम में भी आई है। तो देखिए ये जो पंक्तियां हैं ये रामचंद्र शुक्ल जी की पंक्ति है।
इसे ध्यान में रखेंगे। और कहाँ पर इन्होंने ये बात कही है तो देख लीजिए, यहाँ व्याख्या के अंतर्गत आपको पता चलेगा। यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में इनका जो इतिहास इन्होंने लिखा था, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो मूलतः नागरिक पंचानन सभा के द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया है, के आरंभ में ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया और कहा है कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, ये कहा था। आगे देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं हैं, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं हैं, तो यहाँ जो राइट आंसर बनेगा आपका वो आगे हो जाएगा। ये प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है, नागार्जुन जी, दिनकर जी और मुक्तिबोध जी ये हैं, लेकिन प्रगतिवाद के नहीं होंगे। ये किसके हैं? प्रयोगवाद के। आगे जी किसके हैं? आगे जो हैं वो प्रयोगवाद के हैं। तो आगे देखिएगा, इसकी व्याख्या में आपसे ये सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाएंगी। अभी देखिए, आगे प्रगतिवाद के नहीं बल्कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक एवं प्रमुख कवि रहे हैं नागार्जुन, दिनकर और मुक्तिबोध, ये प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। यद्यपि मुक्तिबोध प्रयोगवाद के भी कवि रहे हैं, परंतु मुख्यतः वे प्रगति के ही कवि रहे हैं। प्रयोगवाद के भी कवि थे मुक्तिबोध जी, लेकिन अगर मुख्यतः बात की जाए किस में आते हैं तो वे आते हैं प्रगतिवाद के अंतर्गत। आगे क्वेश्चन नंबर 16, रानी केतकी की कहानी 12th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं, इंशाअल्लाह खां की है, ठीक है। और इंशाअल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी, ये जो रचना है इसका एक और अन्य नाम है उदयभान चरित्र। जबकि लल्लू लाल ने प्रेम सागर को लिखा था, सदा सुखलाल जी ने सुख सागर और सदन मिश्र जी ने नासिकेतोपाख्यान नामक ग्रंथ लिखा है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? रासो साहित्य का दूसरा नाम है चारण साहित्य। चारण साहित्य रासो साहित्य का दूसरा नाम है। प्रमुख रासो ग्रंथ है और पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, बीसल देव रासो, हमीर रासो, परमाल रासो, विजयपाल रासो आदि वीर गाथाओं के रचयिता चारण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चारण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कोल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? कोल ज्ञान निर्णय जो ग्रंथ है ये मत्स्येंद्र नाथ जी का है। और कोल ज्ञान निर्णय देखिए मत्स्येंद्र नाथ जी का है। इस पुस्तक का जो संपादन किया था वो डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। मत्स्येंद्र का वास्तविक नाम है विष्णु शर्मा। पूजा का नाम श्री पिपली देव और गुप्त नाम जो है वो श्री भैरवानंद नाथ का था, दिया हुआ था, ठीक है। जो इनका गुप्त नाम था वो श्री भैरवानंद नाथ था और वास्तविक नाम इनका विष्णु शर्मा था। पूजा का जो नाम है वो पिपली देव था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19, घनानंद रीति काव्य की किस धारा के कवि हैं? घनानंद जी को पूछा जाता है कि ये रीति काव्य की किस धारा के कवि हैं। तो देखिए घनानंद जी जो हैं ये रीति मुक्त धारा के अंतर्गत आते हैं और इसमें कौन कौन से कवि आते हैं? बोधा, ठाकुर, आलम तथा द्विजदेव। घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम और द्विजदेव इसके अंतर्गत आते हैं रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत। रीति सिद्ध की अगर बात करें तो बिहारी आपको देखने को मिलेंगे तथा रीति बद्ध की अगर बात करते हैं तो चिंतामणि, मतीराम, देव, भिखारी दास और जसवंत सिंह मंडन, इनका नाम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भरमर गीत का मूल स्रोत क्या है? भरमर गीत का जो मूल स्रोत है वो है भागवत, श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। श्रीमद् भागवत सब लिखे हुए हैं लेकिन 10वां स्कंद को ध्यान रखेंगे। 10वां स्कंद जो है इसका मूल स्रोत है। भरमर गीत काव्य का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद पुराण है, जिसके 10वें स्कंद के छिलियालिवे से देखिएगा 47वें, जो 46वें और जो 10वें स्कंद का 46वां और 47वां अध्याय है वहीं पर भरमर गीत प्रसंग वहीं से लिया गया है। भरमर गीत से तात्पर्य होता है उपालंब काव्य से। साहित्य में भरमर रस लोलुप नायक का प्रतीक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21,
रामचरितमानस में किसका संवाद नहीं है, किसका संवाद का संबंध आपस में नहीं है? ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है और यहाँ पर जो है राम और सीता का संवाद नहीं दिखाया गया रामचरितमानस में। बाकी शिव पार्वती संवाद भी आते हैं, याज्ञवल्क्य और भारद्वाज संवाद भी आते हैं, काकभूषुंडी तथा गरुड़ संवाद भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोक उपन्यास की लेखिका है। चोक उपन्यास की लेखिका बताना है कौन है, और ये मैत्री पुष्पा हैं। चोक उपन्यास की लेखिका, इसकी व्याख्या को देखिए। चोक उपन्यास की लेखिका जो है ये मैत्री पुष्पा है। मृदुला गर्ग की अगर बात करें तो इनका प्रमुख उपन्यास है कठगुलाब, चितकोबरा, वंशज तथा अनित्य। ममता कालिया का प्रमुख उपन्यास है बेघर तथा मन्नू भंडारी के प्रमुख उपन्यास है महाभोज और आपका बंटी। नेक्स्ट, तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? तार सप्तक की बात हो रही है और बताना है कि यहाँ पर कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है तार सप्तक में। भारत भूषण अग्रवाल जी ये सम्मिलित हैं, मुक्तिबोध जी भी सम्मिलित हैं और नेमीचंद्र जैन भी सम्मिलित हैं, लेकिन रघुवीर साहे जो है यहाँ सम्मिलित नहीं है। तो आंसर क्या बनेगा? रघुवीर साहे बनेगा। 1943 में अज्ञे के द्वारा संपादित तार सप्तक प्रकाशित हुआ था और इसमें 7 कवि संकलित हैं, जिसमें मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, नेमीचंद जैन, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे तथा अज्ञे हैं। स्पष्ट है कि रघुवीर साहे तार सप्तक के सम्मिलित कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन को, हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मातरण के संपादक कौन थे? इसका जो संपादक था बाबू युगल किशोर। इसका राइट आंसर क्या बनता है? बाबू जुगल किशोर बनता है। इसकी व्याख्या को देखिएगा। जब आप इसकी व्याख्या देखेंगे तो ये क्वेश्चन भी हमारे यहाँ रिपीटेड है। DSSB और UPTGT PGT में बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है। देखिएगा, हिंदी के प्रथम पत्र, कोई भी मतलब एग्जाम ऐसा नहीं होता जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आता, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है 100%। हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मातरण के संपादक बाबू जुगल किशोर जी रहे हैं। कहीं इनका नाम जुगल किशोर है, कहीं युगल किशोर लिखा होता है, तो ध्यान में रखेंगे। यह पत्र जो है वो 1826 से कलकत्ता से निकलना आरंभ हुआ था और यह एक साप्ताहिक पत्र है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सन 1868 में कविवचन सुधा तथा 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन, जो कि बाद में 3 अंक आए थे, उसके बाद में क्या हुआ था, इसका नाम बदलकर हरिश्चंद्रिका कर दिया गया था। और फिर 1874 की बात करें तो स्त्री शिक्षा के लिए इन्होंने बाला बोधनी नामक पत्रिका को निकाला था भारतेंदु जी ने। बालकृष्ण भट्ट ने 1877 में प्रयाग से हिंदी प्रदीप को, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा पत्र निकाला था? एक सेकेंड, बालकृष्ण भट्ट जी ने जो पत्र निकाला था उस पत्र का नाम था 1877 में हिंदी प्रदीप। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? जहांगीर जस चंद्रिका की रचनाकार बताना है और ये आचार्य केशव दास जी की रचना है। राइट आंसर आपका आचार्य केशव दास होगा। इसके रचनाकार आचार्य केशव दास जी हैं। कवि केशव ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के सभापति थे या उनकी सभा के कवि थे। इसके अन्य जो प्रमुख रचनाएं हैं केशव दास जी की, उनमें आती हैं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका और वीर सिंह देव चरित्र, विज्ञान गीता, रतन बावनी तथा कवि प्रिया, ये मैं बता चुकी हूँ ऊपर, ठीक है। रसिक प्रिया ये आ गई यहाँ पर वापस से। काव्य शास्त्रीय पुस्तकें हैं। इन्होंने बताया कि जो कवि प्रिया है और रसिक प्रिया है, ये दोनों जो हैं वो काव्य शास्त्रीय पुस्तकें हैं। रहीम ने रहीम सतसई, बरवई नायिका भेद, मदना अष्टक और रासपंचाध्यायी नामक ग्रंथों की रचना की है। जायसी ने पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा जैसे ग्रंथों की रचना की है। आगे देखते हैं रसखान जी को। रसखान ने सुजान रसखान, प्रेम वाटिका नामक ग्रंथों की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 26, रीतिकाल को अलंकृत काल के नाम किसने दिया है? अलंकृत नाम किसने दिया है रीतिकाल को? तो जो अलंकृत काल नाम दिया है ये दिया है मिस्र बंधुओं ने।
राइट आंसर जो बनेगा मिश्र बंधु बनेगा। आचार्य शुक्ल जी ने और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या कहा है, रीतिकाल को रीतिकाल नाम ही दिया है। ठीक है, आगे देखें। देखिए, रीतिकाल को मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल नाम दिया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की बात करें तो इन्होंने इसको कहा है श्रृंगार काल। इसके अलावा रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे कलाकाल का नाम से पुकारा है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा दोनों ने क्या बोला है, रीतिकाल को रीतिकाल नाम दिया है। 27 नंबर क्वेश्चन, केशव कहीं न जाए कहिए पंक्ति के रचनाकार हैं। केशव कहीं न जाए कहिए पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति है तुलसीदास जी की। राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, तुलसीदास। नेक्स्ट, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है, राहुल सांकरतायन जी ने कहा है आदिकाल को सिद्ध सामंत युग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, या इसकी व्याख्या को देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, ये रही। राहुल सांकरतायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल कहा है और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल व चारण काल नाम दिया है। जॉर्ज गियर्सन ने इसे चारण काल का नाम दिया है और जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने यहाँ से चारण काल यहीं से लिया है, जॉर्ज गियर्सन के नाम से ही। ठीक है, और इसके अलावा मिश्र बंधुओं ने इसे प्रारंभिक काल नाम दिया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजावपन काल का नाम दिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने इनको कहा है आदिकाल को वीरकाल। तो ये नाम भी आपके जो है पूछे जाते हैं यहाँ से और एक बार में ही रिवाइज हो गए। देखिएगा, अभी तक क्लास कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। देखिए, आपसे और कोई डिमांड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर इससे पहले के दोनों पेपर देखना चाहते हैं आप, तो आपको हमारे चैनल पर ही अवेलेबल है 2003 और 2002 पीजीटी। टीजीटी का भी हालांकि कराया है, लेकिन ये एक ही क्लास में है तो आप देख सकते हैं। वापस से टीजीटी का करा देंगे तो पहले पीजीटी ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और एक और बात, अगर DSSB की भी आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसके सारे पेपर मैंने कराए हुए हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है। ये ग्रंथ बताना है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ किसने लिखा, तो ये लिखा है जॉर्ज गियर्सन जी ने। इसकी व्याख्या देखिए, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक जॉर्ज गियर्सन है। फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ललित्योत्तर एंडो हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखा है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 नामक ग्रंथ को लिखा है। और यही ग्रंथ जो है सर्वोच्च स्थान इस ग्रंथ को प्राप्त हुआ है, रामचंद्र शुक्ल जी के ग्रंथ को, जो वस्तुतः काशी नगरी प्रचारणी सभा के द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। ये भी ध्यान में रखेंगे। यह क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, इसका पहले नाम क्या था या पहले किस रूप में ये लिखा गया था, किस भूमिका में, तो आप बताएंगे हिंदी शब्द सागर की भूमिका में। क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट, 30 नंबर क्वेश्चन, गंग कवि का जन्म कहाँ हुआ था। गंग कवि का जन्म स्थान है, ये आपसे पूछा जा रहा है 30 नंबर क्वेश्चन में। और देखिए, जो गंग कवि हैं अकबर के दरबारी कवि थे, ये जान लीजिए इटावा में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, अकबर के दरबारी कवि और रहीम के मित्र थे। गंग का व्यक्तित्व भारतीय साहित्य में अनुपम है। 16वीं सदी के गंग कवि की प्रमुख रचना चंद छन वर्णन की महिमा है। ठीक है, इसे ध्यान में रखेंगे। बहुत ही अच्छी इनकी जो जीवन की गाथा है, बहुत ही अच्छे से बताई हुई है हमारे कवियों ने, तो उसको भी आप पढ़ लीजिए। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है, ये सब जानते हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर हुआ है। नेक्स्ट देखिए, द्विवेदी युग या के पथ प्रदर्शक, विचारक और सर्व स्वीकृति साहित्य नेता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा। इसी को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है, जागरण सुधार काल भी इसको कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है इस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32,
बिहारी के दोहों की चमत्कारपूर्ण तुलना संस्कृत, उर्दू, फारसी के कवियों से किसने की है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने की है। देखिए, बिहारी के दोहों की जो तुलना करी है वो करी है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। किसने की है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो आप ऑप्शन लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कफन कहानी में गीसू और माधव कफन के पैसों का क्या करते हैं? वे कफन के पैसों से पूड़ियाँ खाते हैं, शराब पीते हैं। ठीक है, कफन नहीं लेकर आते, क्या करते हैं? शराब की बोतल भर शराब पीते हैं, बिल्कुल सही है। पूड़ियाँ खाते हैं, ये भी सही है। और ये दोनों काम ही वे करते हैं। ठीक है, ये स्टोरी बहुत अच्छी है प्रेमचंद जी की, आप इसको पढ़ सकते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, सूरदास प्रेमचंद जी के किस उपन्यास का पात्र है? सूरदास रंगभूमि का पात्र है और 1000 पृष्ठों के लगभग रंगभूमि नामक उपन्यास में त्याग, प्रेम और बलिदान का आदर्श प्रस्तुत किया है। इसके प्रमुख पात्र सूरदास महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलता है। इसका जो प्रमुख पात्र है सूरदास, ये किसके आदर्शों पर चलता है? महात्मा गांधी जी के आदर्शों पर चलता है। और इसके अन्य पात्रों में जनसेवक सोफिया, विनय सिंह इत्यादि हैं। गोदान लिखने से पूर्व प्रेमचंद जी इसे अपना सर्वश्रेष्ठ उपन्यास मानते रहे। वरदान के प्रमुख पात्र हैं ब्रजरानी, कमलाचरण तथा प्रताप, ये प्रमुख पात्र हैं। प्रतिज्ञा के प्रमुख पात्रों में प्रोफेसर दीनानाथ आते हैं, अमृत राय और वकील तथा प्रेमा आती है। गोदान का नायक कौन है? होरी है। अन्य पात्रों की बात करें तो गोबर, मालती, मेहता, मिर्जा, खन्ना, ये सब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, निराला का जन्म कहाँ हुआ था? ये बंगाल में हुआ था इनका जन्म। और महिषासुर एक दल था, वहाँ पर हुआ था, मेदिनीपुर में। देखिए, निराला का जन्म यहाँ पर देखिएगा, निराला का जन्म 1896 में बंगाल के महिषादल राज्य के मेदिनीपुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पूर्वजों का निवास उन्नाव जिले के गढ़कोला नामक गांव में था। जो पूर्वज रहते थे वे उन्नाव जिले के गढ़कोला नामक गांव में रहते थे। और निराला की खड़ी बोली की सबसे पहली रचना जूही की कली है। निराला की जो रचनाएं हैं, अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अणिमा, कुकुरमुत्ता, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, अपरा, राम की शक्ति पूजा, ये इनकी लंबी कविता है। राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, इन्होंने अपनी पुत्री की याद में लिखा था इसको, आदि प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, साकेत की कथा मुख्य निबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? साकेत की कथा का जो मुख्य संबंध है ये बताना है किसके चरित्र विकास से जुड़ा हुआ है। ये जुड़ा हुआ है लक्ष्मण और उर्मिला के चरित्र के विकास से। क्वेश्चन पर चलते हैं आगे। देखिए पहले इसकी व्याख्या को। साकेत जो है ये गुप्त जी का, मैथिली शरण गुप्त जी की सर्वश्रेष्ठ रचना है और इसे महाकाव्य की श्रेणी में रखा गया है। इसकी कथा साकेत अयोध्या की जो कथा है साकेत के अंतर्गत को केंद्र बनाकर लिखी गई है। साकेत में अयोध्या को केंद्र बनाकर लिखी गई है। इस काव्य की सर्वप्रथम विशेषता यह है कि इसकी कथा वस्तु राम और सीता की न होकर उर्मिला और लक्ष्मण की है। उपेक्षिता उर्मिला के महान त्याग और निरूपण करते हुए कवि इसके आंतरिक चरित्र के मार्मिक सौंदर्य का चित्रण करता है। 37 नंबर क्वेश्चन, तुलसीदास के द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? वो है हनुमान बाहुक। तुलसीदास जी के द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ हनुमान बाहुक है। और बरवई रामायण की रचना तुलसीदास ने अपने मित्र रहीम के आग्रह पर की थी। इसमें प्रयुक्त छंद वही है जो रहीम के ग्रंथ बरवई नायिका भेद में है। विनय पत्रिका नामक अर्जी तुलसीदास जी के कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु थी। क्वेश्चन नंबर 38, साधना की 4 अवस्थाएं सरीकत, तरीकत, मरीफत और हकीकत का संबंध सूफी साधना से है। किससे है? सूफी साधना से है। सूफी मत के अनुसार ईश्वर एक है और उसका एक नाम है। आत्मा और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। आत्मा तो स्वयं को ईश्वर के सामने एक बंदे के रूप में प्रस्तुत करती है और बंदा प्रेम के सहारे ईश्वर तक पहुंचने के लिए 4 सोपानों को पार करता है, जिसमें
सूफी मत के अनुसार ये 4 सोपान हैं: शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत। 39 नंबर क्वेश्चन, निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन सी लंबी कविता नहीं है? भिक्षुक, ये आपकी लंबी कविता नहीं होगी। सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता और राम की शक्ति पूजा, ये तीनों जो हैं लंबी कविता है, लेकिन भिक्षुक ये लंबी कविता नहीं है। 40 नंबर क्वेश्चन, आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है। सिख साहित्य उपलब्ध नहीं है। इसमें ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है आपका। जैन साहित्य भी आता है, सिद्ध साहित्य आता है और नाथ साहित्य आता है, लेकिन जो सिख साहित्य है ये वहाँ पर नहीं मिलेगा देखने को। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, या इसकी आप चाहे तो पहले क्या देख सकते हैं, व्याख्या देख सकते हैं। ठीक है, देखिएगा। आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और नाथ साहित्य उपलब्ध है। सिख साहित्य हिंदी की आदिकालीन काव्यधारा में शामिल नहीं है। सिख साहित्य आदिकालीन काव्यधारा के संत काव्य परंपरा के अंतर्गत आती है। संत साहित्य में अनेक सिख गुरु की रचनाएं उपलब्ध हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी है? आवारा मसीहा बताना है किस उपन्यासकार की जीवनी है। आवारा मसीहा जो है ये शरतचंद्र की जीवनी है। किसकी जीवनी है? किसकी जीवनी से संबंधित है? शरतचंद्र की। और लिखी किसने है? ये लिखी है विष्णु प्रभाकर जी ने। देखिएगा, आवारा मसीहा उपन्यासकार शरतचंद्र की जीवनी से संबंधित है और इसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। अन्य साहित्यकारों की प्रशस्ति जीवनियों में प्रेमचंद आधारित कलम कौन कौन सी हैं? देखिए, कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखी। निराला पर ये रामविलास शर्मा कृत है और निराला की साहित्य साधना शांति जोशी कृत है। शांति जोशी कृत। आगे देखिएगा, पंत की जीवनी तथा भगवती प्रसाद सिंह के द्वारा भगवती प्रसाद सिंह प्रणीत कविनाथ गोपीराज की जीवनी, मनीषी की लोक यात्रा उक्त क्षेत्र का क्या है? साहित्यिक श्रृंगार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कौन सी रचनाकार नहीं है? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कौन रचना नहीं है? तो वो रचनाकार नहीं है, वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इनको नहीं मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। जो महादेवी वर्मा है, सुमित्रानंदन पंत है और रामधारी सिंह दिनकर, इनको मिला हुआ है। तो आगे देखते हैं कि किस कृति पर किसे मिला है और किसको नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कोई रचनाकार नहीं है, जबकि सुमित्रानंदन पंत को 1945 टू 61 की कीर्ति चिदम्बरा के लिए इनको 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। और इसी तरीके से रामधारी सिंह दिनकर को इनका जो कीर्ति का समय है वो है 1961 टू 65 की कीर्ति उर्वशी के लिए इनको 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। महादेवी वर्मा को 1982 का और अज्ञे को कितनी नाव में कितनी बार के लिए 1978 का ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा नरेश मेहता को संपूर्ण रचनाकार 1972 से लेकर 1971 तक के लिए 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। मिला किसको नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी को नहीं मिला। इसको ध्यान में रखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 में जो है ये फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है और इस कॉलेज में भारतीय भाषाओं के प्रोफेसर के रूप में जॉन गिलक्राइस्ट को नियुक्त किया गया। इन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए 2 भाषा पंडितों लल्लूलाल और सदल मिश्र जी की नियुक्ति की। इनके अतिरिक्त 2 विभूतियां और सामने आई जिन्होंने खड़ी बोली गद्य के विकास में योगदान दिया। ये है मुंशी सदा सुखलाल और इंशाअल्लाह खां जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा 44 नंबर क्वेश्चन, नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र को नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं
भक्त सर्वस्व, प्रेम सरोवर और प्रेम माधुर्य, प्रेम तरंग, सत्सई श्रृंगार, होली, वर्षा विनोद, विजय वल्लरी, मुकुल, मधुकुल, मधु मुकुल। और ठीक है, उत्तराधिकार उत्तरार्ध भक्तमाल, प्रेम फुलवारी, दान लीला। ये उत्तराधिकार नहीं, उत्तरार्ध और भक्तमाल है। 45 नंबर क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको प्राप्त है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी राइट आंसर होगा। इन्हीं को हिंदी साहित्य के इतिहास को जो व्यवस्थित रूप देना है उसका श्रेय इन्हें प्राप्त हुआ है। इनका इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, जो वस्तुतः काशी नगरी प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, जिसे आगे परिवर्तित रूप एवं विस्तृत करके स्वतंत्र ग्रंथ कर दिया गया था और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास के लेखन की दृष्टि अधिक व्यापक, स्पष्ट, सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित हुआ था। बंगदूत ये प्रकाशित हुआ था 1829 में। 1829 को ये प्रकाशित हो गया था बंगदूत। और कहाँ से प्रकाशित हुआ था, ये किसने प्रकाशित कराया था इसको भी जानिएगा। बंगदूत जो है ये कलकत्ता से प्रकाशित होता है। राजा राम मोहन राय जी जो है इसके संपादक रहे हैं। ठीक है, और यह क्या था, एक साप्ताहिक पत्र था। 1826 में जुगल किशोर के संपादक में कलकत्ता से साप्ताहिक पत्र उदंत मातरण प्रकाशित हुआ था। कलकत्ता से ही 1934 में साप्ताहिक पत्र प्रजामित्र प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन, भोलाराम का जीव व्यंग के लेखक हैं। भोलाराम का जीव व्यंग के लेखक हरिशंकर परसाई हैं। हरिशंकर परसाई की प्रकाशित अन्य व्यंग निबंध कृतियाँ हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का ताबीज, पगडंडियों का जमाना, वैष्णव की फिसलन, शिकायत मुझे भी है, तुलसी दास चंदन घिसई, निठल्ले की डायरी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं आदि। आगे देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन, माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? माटी की मूर्तें जो है ये एक संस्मरण है। ठीक है, ये इस पर पहले से आपको निशान मिल रहे होंगे लगे हुए, वो मैं पढ़ती हूँ तब मैं हैबिट होती है एक पेंसिल हाथ में लेकर करने की, तो वो लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसको ज़्यादा सीरियस मत लीजिएगा कि इस पे पहले से क्यों लगे हैं। ठीक है, अभी देखिएगा ध्यान से। माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? ये संस्मरण है। और किसका है? रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखित संस्मरण है। रामवृक्ष बेनीपुरी के अन्य संस्मरण है लाल तारा, गेहूं और गुलाब तथा मील का पत्थर विशिष्ट रचना है। नेक्स्ट, कलम का सिपाही कृति के लेखक कौन है? कलम का सिपाही ये अमृत राय की कृति है। अभी रिपीटेड क्वेश्चन है, व्याख्या में पढ़ा था आपने। ठीक है, और प्रेमचंद जी पर ये आधारित जीवनी है, जीवनी विधा है, जिसके लेखक अमृत राय है। विष्णु प्रभाकर ने शरदचंद्र की जीवनी लिखी है आवारा मसीहा के नाम से, और रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना, ठीक है, निराला जी की जीवनी लिखी है। निराला की साहित्य साधना किसने? रामविलास शर्मा जी ने। इनको ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड होती हैं, बार बार आती हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये के निबंधकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके निबंधकार हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। और इनके जो अन्य निबंध है अशोक के फूल, कल्पलता, आलोक पर्व, विचार और वितर्क, मध्यकालीन, धर्म साधना, विचार प्रवाह, कुटुज, सरलता के साथ व्यंग, विनोद, प्रियता इनके निबंधों की निजी विशेषता है। 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी व्यंग रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है? व्यंग रचना कौन सी है जो हरिशंकर परसाई जी की है नहीं है? वो है नेताजी कहीन। नेताजी कहीन मनोहर श्याम जोशी की रचना है। और भूत के पांव, बारात की वापसी तथा निठल्ले की डायरी ये किसकी है? हरिशंकर परसाई जी की है। जोशी की अगर बात करें, मनोहर श्याम जोशी की, जिन्होंने नेताजी कहीन लिखा है, इनकी एक अन्य प्रसिद्ध रचना है कुरुकुरु स्वाहा, बहुत बार पूछी जाती है। कुरुकुरु स्वाहा किसकी रचना है? तो मनोहर श्याम जोशी की है। जबकि भूत के पांव, निठल्ले की डायरी और बारात की वापसी ये हरिशंकर परसाई जी की व्यंग रचना है।
52 नंबर क्वेश्चन, सिंहावलोकन किसकी कथा है, आत्मकथा है? तो ये है यशपाल जी की। नेक्स्ट देखते हैं इसकी व्याख्या को। साम्यवादी विचारधारा में विश्वास रखने वाले प्रसिद्ध कथाकार यशपाल की आत्मकथा सिंहावलोकन 3 खंडों में इसका प्रकाशन होता है क्रम से 1951, 1952 और 1955 में ये प्रकाशित होती है। यशपाल साहित्य स्पष्ट होने के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी भी रहे हैं। आगे देखिए, हिंदी के लोकप्रिय कवि हरिशंकर परसाई की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक शीर्षकों से 4 भागों में ये प्रकाशित हुई है। 53 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 व 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिएगा, दिव्या जो है ये यशपाल की रचना है। दिव्या किसकी है? ये यशपाल जी की रचना है। तमस की बात करें तो भीष्म साहनी की है। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का है। बलाचनामा किसका है? नागार्जुन जी का है। तो ये बहुत ही इजी रचनाएं थी। यहाँ पर आप यहाँ पर अगर इसको करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नहीं लिखी है? एक ही बात है, तो नहीं को ध्यान में रखेंगे। देखिए, अशोक के फूल है इनका, कबीर है, कुटुज है, लेकिन नया साहित्य इनका नहीं है। नया साहित्य के लेखक जो है वो प्रकाश चंद्र गुप्त जी हैं। कौन है? प्रकाश चंद्र गुप्त। कबीर, अशोक के फूल, कुटुज के अलावा हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य और मध्यकालीन बोध का स्वरूप आदि पुस्तकें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखी गई हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो सभी भारतीय भाषाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? सभी भारतीय भाषाओं से संबंधित है ज्ञानपीठ पुरस्कार। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिएगा, यहाँ देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये सभी भारतीय भाषाओं से संबंधित है और ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1965 में शांति संबंधी, ठीक है, शांति प्रसाद जैन के द्वारा की गई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो स्थापना की गई थी ये किसने की थी? ये की थी 1965 में शांति प्रसाद जैन के द्वारा की गई थी। 1965 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट 18 भाषाएं, जो कि अब 22 भाषाएं हैं। जब संविधान लागू हुआ था तो हमारे संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली थी? 18 को, लेकिन अब कितनी है? 22 हो चुकी हैं। ठीक है, अब ये कितनी है? 22 में से किसी भी भाषा के साहित्यकार को उच्च कोटि के सृजनात्मक कृतित्व के लिए प्रति वर्ष सम्मानित करती आ रही है। तो ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे कब हुआ था, कैसे हुआ था। 56 नंबर क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद के द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद जी की पत्रिका है इंदु, इसे ध्यान रखेंगे। इंदु किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। कब हुई थी प्रकाशित? 1911 में। ग्राम नामक कहानी अपने जयशंकर प्रसाद ने ग्राम नामक कहानी में ग्राम नामक कहानी अपने मासिक पत्र इंदु में प्रकाशित की थी। ठीक है, ये जो ग्राम कहानी थी इनकी, ये इन्होंने अपने ही पत्र में प्रकाशित की थी और कहानी 1950 पत्रिका के संपादक श्रीपत राय थे, इसे ध्यान में रखेंगे। ब्राह्मण की बात करें तो प्रताप नारायण मिश्र, सरस्वती की बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम आता है, जिन्होंने 1903 से लेकर 1920 तक इसके कार्यभार को संभाला था। 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन है? मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार की बात हो रही है और वे हैं सुदर्शन जी। सुदर्शन प्रसाद युगीन कहानीकार हैं। कथाकार की बात हो रही है ना, मनोविश्लेषण कहानी के प्रसिद्ध कथाकार कौन है? तो सुदर्शन है। और सुदर्शन जो है वो प्रसाद कहानीकार है, प्रसाद युगीन कहानीकार है। इनकी पहली कहानी हार की जीत, जो कि 1920 में सरस्वती पत्रिका में छपी थी। ये व्यक्ति
केंद्रित कहानियों को रचते के रचयिता हैं। दो मित्र, कवि की स्त्री, प्रेम तरु, एथेंस का सत्यार्थी और पत्थरों का सौदागर, कलम की बेटी तथा तीर्थ यात्रा, सुदर्शन की प्रसिद्ध कहानियां हैं। इलाचंद्र जोशी, अज्ञे और मनो जैनेन्द्र। इलाचंद्र जोशी, अज्ञे और जैनेन्द्र ये कौन है? मनोविश्लेषण प्रधान उपन्यासकार। कहानीकार की बात करी थी तो सुरेंद्र का नाम आया था, सुदर्शन का नाम। और अगर उपन्यास की बात करते हैं मनोविश्लेषण उपन्यासकार, तो इनमें नाम आएगा इलाचंद्र जोशी का, अज्ञे का और जैनेन्द्र जी का। 58 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है? कौन से निबंध हैं जिसमें समास शैली प्रयुक्त होती है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा विचारात्मक निबंध। विचारात्मक निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है और उसमें पूर्वापर संबंध बना रहता है। इन निबंधों में कहीं समास शैली है तो कहीं व्यास शैली, कहीं निष्कर्ष शैली अपनाई जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, जैनेन्द्र कुमार और डॉक्टर नगेंद्र ने बहुत से विचारात्मक निबंध लिखे हैं। आगे चलते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन, नाटक को पंचम वेद की मान्यता प्रदान की है? भरत मुनि ने की है। नाटक को पंचम वेद की मान्यता भरत मुनि जी ने दी है और इनका जो प्रमुख ग्रंथ था भरत मुनि जी का वो नाट्य शास्त्र है। इनके ग्रंथ का जो नाम है नाट्य शास्त्र है। एक सेकंड रुकिए। हाँ, इनके ग्रंथ का प्रमुख नाम नाट्य शास्त्र है और उनके अनुसार देवताओं की प्रार्थना से ब्रह्मा ने ऋग्वेद से पाठ, सोमवेद से गान और यजुर्वेद से अभिनय तथा अथर्ववेद से रस लेकर पांचवें वेद के रूप में नाट्य वेद की रचना की है। 60 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं? आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? रामकुमार वर्मा माने जाते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम एकांकी 1921 में प्रसाद कृत एक घूंट माना जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा आज के एकांकी के जन्मदाता हैं और इन्होंने ऐतिहासिक एवं सामाजिक एकांकी लिखे हैं। वे अधिकांश में दुखांत हैं। पृथ्वी राज की आंखें, रेशमी टाई, चारों मित्रा, सप्त किरण और कौमुदी महोत्सव वर्मा जी की प्रसिद्ध एकांकियां हैं। 61 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है? नहीं में आंसर देना है। तुम चंदन हम पानी है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा ये भी है, श्रेष्ठ की याद आई ये भी है, लेकिन रस आखेटक नहीं है। रस आखेटक किसकी? विद्यानिवास मिश्र जी की नहीं है। ये किसकी है? कुबेरनाथ राय जी की है। किसकी? कुबेरनाथ राय जी का निबंध है ये। और सब ये बाकी जो है वो विद्यानिवास मिश्र के हैं। कुबेरनाथ राय के अन्य निबंध है प्रमुख, उनकी बात कर लेते हैं। वेणु कीचक, राघव करुणो, रस विकल, चैत्ररथी और किरण सप्तपदी, प्रिया नीलकंठी, निषाद बांसुरी, गंधमादन, विषाद योग, महाकवि की तर्जनी, प्रण मुकुट इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। 62 नंबर क्वेश्चन, यदि प्रेम स्वपन है तो श्रद्धा जागरण है? यदि प्रेम स्वपन है तो श्रद्धा क्या है? जागरण है। यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? श्रद्धा भक्ति से ली गई है। 63 नंबर क्वेश्चन, शोभा काव्याय काव्य शोभाय कर्तारो धर्माः गुणा। देखिएगा, काव्य शोभाय कर्तारो धर्मा गुणा, काव्य गुण का यह सूत्र किसने दिया है? आचार्य वामन जी ने दिया है। नेक्स्ट को इसकी व्याख्या को देख लीजिए पहले, आगे तब बढ़ेंगे। पहले व्याख्या को देखिएगा कि आचार्य वामन काव्य गुण को परिभाषित करते हुए कहते हैं, काव्य शोभाय कर्तारो गुणा, अर्थात काव्य की शोभा विधायक धर्म का नाम क्या है? अलंकार है। कविता का कलेवर शब्द और चैतन्य अर्थ के मूल कारण क्या है? गुण है। नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन, सुख दुखात्मक कोरस
कहने वाले आचार्य कौन है? सुख दुखात्म कोरस कहने वाले आचार्य कौन है? रामचंद्र गुणचंद्र। ये हैं आचार्य जिन्होंने कहा है सुख दुखात्म कोरस। नेक्स्ट, काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? राइट आंसर राजशेखर। काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं राजशेखर जी। और 12वीं की प्रमुख रचना किरातार्जुनीयम। भास की प्रमुख रचना है स्वपनवास दत्तम, प्रतियोगंधरायणम तथा प्रतिमान नाटकम। श्रीहर्ष की नैस्तीय चरितम है और नव सहसांक चरित। राजशेखर की बात करें तो कर्पूर मंजरी इनकी रचना है। 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत समीक्षा पद्धति के से संबंधित नहीं है? शैल्य विज्ञान ये संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन, आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है या कितनी बताई है? इन्होंने 10 बताई है काव्य गुणों की संख्या। श्लेष, प्रसाद, समाधि, माधुर्य, ओज, पद, सुकुमारता, अर्थ शक्ति, उदारता, कांति, ये इनके द्वारा बताए गए 10 गुण हैं। इन 10 गुणों की स्थिति का निर्देश करते हुए वे पुनः कहते हैं वे 10 गुणों के विप्राय स्वरूप होते हैं। आचार्य दंडी भी भरत के ही अनुक्रम में इन्हीं 10 गुणों की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, विभाव अनुभाव संचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति सूत्र किस आचार्य के द्वारा दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा भरत मुनि के द्वारा। आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र, जो कि इनका प्रमुख ग्रंथ है, के 6ठे अध्याय में एक सूत्र लिखा है, विभाव अनुभाव व्याभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति, जिसका अर्थ होता है विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस सूत्र में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर विभावना अलंकार है, ठीक है, क्योंकि विभावना अलंकार वहाँ होता है जहाँ कारण के अभाव में कार्य हो रहा हो। वह बिना पैर के चलता है, बिना कानों के सुनता है और बिना हाथों के विविध कार्य करता है। कारण के अभाव में कार्य होने से विभावना अलंकार है। असंगति अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ कार्य और कारण में संगति नहीं होती। दृष्टांत अलंकार वहाँ होता है जहाँ उपमेय उपमान और साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव होता है, जहाँ पर कारण के पूर्व होने पर भी कार्य संपन्न नहीं होता और वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। 70 नंबर क्वेश्चन, विभिन्न रस का स्थायी भाव है। विभिन्न रस का स्थायी भाव बताना है, कौन सा होता है विभिन्न रस का स्थायी भाव? तो देखिएगा, जो विभिन्न रस है, एक सेकेंड, विभिन्न जो रस है इसका स्थायी भाव जुगुप्सा होता है, ठीक है। और अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। शांत रस की बात करें तो निर्वेद, घृणा की बात करें घृणा विभिन्न रस का ही स्थायी भाव है। नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन, करुण के रस राजत्व का प्रतिष्ठापक है। करुण के रस राजत्व का प्रतिष्ठापक यहाँ पर उत्तर रामचरितम है। कौन सा ग्रंथ है? उत्तर रामचरितम। भवभूति का ये ग्रंथ है और 7 अंकों के इस नाटक के कथा न का मूल आधार रामायण की उत्तरकांड है। रामायण का उत्तरकांड है। भारवी की बात करें तो किरातार्जुनीयम वीर रस प्रधान ग्रंथ है। मेघदूत कल्पना प्रधान ग्रंथ है। कुमार संभव में 17 सर्ग हैं और जिसमें कथा के 3 सूत्र शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय का जन्म और कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर के वध, ये महत्वपूर्ण है। 72 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। ये जो पंक्तियां दी हुई हैं इनमें अलंकार बताना है और पंक्ति है, रनित भृंग घंटावली झरती दान मधुनीर,
मंद मंद आवत चलियो कुंजर कुंज समीर। तो इनमें कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि मंद मंद जो है ये 2 बार आया है और दोनों बार इसका क्या होगा? अलग अलग अर्थ निकलेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, अभी तो मुकुट बंधा था मात, हुए थे कल ही हल्दी के हाथ। बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड है। खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले भी ना थे चुंबन शून्य कपोल। हाय रुक गया यही संसार, बिना सिंदूर अनल अंगार। वातहत लतिका के सुकुमार, पढ़ी छिन्नाधार। पढ़ी है छिन्नाधार। तो में निहित रस बताना है आपको। इसमें कौन सा रस है? देखिए, इसमें करुण रस है। कौन सा रस है? करुण रस है इसमें, क्योंकि प्रिय व्यक्ति या प्रिय वस्तु के विनिर्दिष्ट होने पर हृदय में जो उत्पन्न शोक स्थायी भाव आता है वो करुण रस के रूप में व्यक्त होता है। उपयुक्त पंक्तियों में करुण रस है। कौन सा रस है? करुण रस है। और स्थायी भाव इसका क्या होगा? शोक हो जाएगा। आलंबन पति की अकाल मृत्यु और उद्दीपन मुकुट और हल्दी लगे हाथों को देखना अनुभाव रुदन हो रहा है। संचारी भाव यहाँ स्मृति है, चिंता और विषाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगही किस उपभाषा की बोली है? बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ। मगही जो है ये आपकी बिहारी हिंदी की बोली है, ठीक है। और बिहारी हिंदी की जो अन्य बोलियां हैं उसमें मगही, मैथिली और भोजपुरी, ये 3 आती है। मगही आती है, मैथिली आती है और आपकी भोजपुरी आती है बिहारी हिंदी के अंतर्गत। पश्चिमी हिंदी की बात करें तो खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी 5 होती हैं। पूर्वी हिंदी की बात करें, अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली होती हैं। राजस्थानी में 4 होती हैं, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कुमाऊनी और गढ़वाली आती है, ठीक है। इन्हें ध्यान में रखेंगे। 75 नंबर क्वेश्चन, ग्वालियर की बोली है। ग्वालियर की बोली बताना है आपको कौन सी है? तो वहाँ की जो बोली है ग्वालियर की बुंदेली बोली है। इसके अलावा यह बोली उत्तर प्रदेश के झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर, बांदा तथा मध्य प्रदेश में ओरछा, पन्ना, दतिया और चखारी, सागर, टीकमगढ़, दमोह और नरसिंह, सिवनी और छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बालघाट, भोपाल, बुंदेलखंड में बोली जाती है। नेक्स्ट, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। भोजपुरी बोली की जो उत्पत्ति हुई है ये हुई है मागधी अपभ्रंश से। और बात करें पूर्वी हिंदी की अगर, तो अर्धमागधी अपभ्रंश से। पश्चिमी हिंदी की बात करें तो शोरसैनी अपभ्रंश से हुई है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा 77 नंबर क्वेश्चन, कौन सा देशज नहीं है? कौन सा देशज नहीं है? यहाँ पर कंचन जो है ये देशज नहीं है, बाकी कंजर, कचोट और करवट ये देशज है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? बांग्ला या फिर पंजाबी या फिर गुजराती या मराठी? मराठी जो है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि को नागर लिपि या फिर इसको देवनागर या लोकनागरी या हिंदी लिपि आदि नामों से जाना जाता है। यह आज भारत की प्रधान लिपि है और इसकी वैज्ञानिकता के कारण ही इसका प्रयोग हिंदी, मराठी, नेपाली, संस्कृत आदि बोलियों और भाषाओं में किया जाता है। आदि बोलियों यानी कि भाषाओं में किया जाता है। आगे देखिए 79 नंबर क्वेश्चन, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अभी बताया था मैंने, जो खड़ी बोली है वो कौन से अपभ्रंश से विकसित हुई है? शोरसैनी अपभ्रंश से, क्योंकि खड़ी बोली जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है और पश्चिमी हिंदी का विकास होता है शोरसैनी अपभ्रंश से। तो ध्यान में रखेंगे इस बात को। आगे चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन, जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द चुनिए। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे कहेंगे हम अग्रज। उसको क्या बोलते हैं? जिसका जन्म पहले होता है उसे बोलते हैं अग्रज। महात्मा शब्द का सही विलोम क्या होगा?
महात्मा, दुरात्मा। महात्मा का मतलब होता है महान आत्मा और दुरात्मा का मतलब होता है बुरी आत्मा। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार 3 होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिसकी मात्रा में सबसे कम समय लगता है, दीर्घ ह्रस्व का 2 गुना लगता है और प्लुत का मतलब होता है कि ह्रस्व का 3 गुना। और ये जो साइन होता है ना, ओम में बनता है, ये प्लुत स्वर का होता है। बाकी ह्रस्व स्वर आपके 4 होते हैं, ए होता है, ई होता है, ए होता है और एक ऊ होता है, ये चारों होंगे। जीतने की इच्छा रखने वाला, जीतने की इच्छा किसकी होती है? जिगीषा होती है, उसको क्या बोलते हैं? जिगीषा बोलते हैं उसको। आगे चलें, देखिएगा। जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द होता है जिगीषा, और जब जीतने की इच्छा, जीतने की प्रबल इच्छा के लिए एक शब्द जिजीविषा होता है। जीने की इच्छा के लिए क्या होता है? जिजीविषा, और जीतने की इच्छा के लिए होता है जिगीषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 84 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में योगरूढ़ शब्द है। निम्नलिखित में योगरूढ़ शब्द है यहाँ पर पंकज। योगरूढ़ को समझ लीजिए। जो यौगिक तो होते हैं, जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़ भी होता है, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक होते हुए भी ये शब्द एक इकाई हो जाते हैं, जैसे कि दशरथ, हनुमान, पंकज, गिरधर, गिरधारी और लाल फीताशाही आदि। 85 नंबर क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? छत्तीसगढ़ी जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, ठीक है, 3 बोलियां होती हैं। 86 नंबर क्वेश्चन। मेघदूत काव्य का हिंदी बोली में अनुवाद किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह जी ने किया था मेघदूत का, और अभिज्ञान शाकुंतलम का। इसके अलावा इन्होंने रघुवंशम का भी करा था, ये भी ध्यान में रखेंगे। मेघदूत, रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम का इन्होंने अनुवाद किया था। इन्होंने प्रजाहितोषी नामक एक पत्र भी निकाला था राजा लक्ष्मण सिंह जी ने। 87 नंबर क्वेश्चन। गोधूम का तद्भव होता है, गेहूं होता है, और रिपीटेड क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है आपका। 88 नंबर क्वेश्चन। तत्कालीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है। तत्कालीन जो शब्द है इसका विच्छेद कैसे करेंगे? तो तल्लीन का, सॉरी तत्कालीन नहीं, तल्लीन है ये। तत् धन लीन होता है। तल्लीन का पहले जहाँ त हो, यहाँ पर त और उसके बाद में अगर लय आता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है? आधा लय बन जाता है, तल्लीन। आगे देखिएगा। 89 नंबर क्वेश्चन। लट लकार किस काल का बोधक होता है? लृट लकार ये भविष्यत काल का बोधक होता है। लृट लकार जो है भविष्यत काल का बोधक होता है। लट वर्तमान का होता है। लंग जो है वो भूतकाल का होता है। लट लकार जो है ये भविष्यत काल का बोधक है, और लट लकार की अगर बात करें वर्तमान काल, लंग लकार की भूतकाल। ठीक है, यही इन्होंने दिया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। यदि ए आई ए ओ ऐ ओ के आगे कोई भी स्वर हो तो इसके स्थान पर क्रम से ऐ आय, ऐ अव, आय आव हो जाता है। यह कौन सी स्वर संधि कहलाती है? ये जो स्वर संधि कहलाती है आपकी अयादि स्वर संधि कहलाती है। कौन सी कहलाती है? अयादि स्वर संधि कहलाती है। और यहाँ पर देखिएगा, पोधन अन पवन होता है, और कविधन इंद्र कविंद्र होता है। इस तरीके से आगे अगर चलें, आपने यहाँ पर देख लिया जैसे एक धन प्रतिधन एक प्रत्येक हो जाता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप इसको देख सकते हैं। आगे चलिएगा। 91 नंबर क्वेश्चन। हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? हिंदी का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कामता प्रसाद गुरु को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है? हंस का पर्यायवाची बताना है 92 नंबर क्वेश्चन में, कि हंस का पर्यायवाची कौन सा शब्द है। तो देखिएगा यहाँ पर ये सारे ऑप्शन देखिए पहले। हाँ, यहाँ पर कुरंग, भुजंग और मराल तथा पंचवार्ण दे रखा है। तो मराल जो है ये हंस का पर्यायवाची शब्द होता है। मराल आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट हो जाएगा। हंस के पर्यायवाची शब्द हैं मुक्तभुक, मराल, सरस्वती वाहन। ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, देखिएगा। 93 नंबर क्वेश्चन। ताले के पानी पतले गए बेटी, पुरैने गई कुमलाई हो, गंगा जमुना बीच रोती, पर तू है कैसे के रौचो बिहाय रे। उक्त गीत किस बोली का है? ये गीत बताना है कौन सी बोली का है, तो ये गीत है आपका अवधी का। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अवधी। आगे 94 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द देशज है? सुंदर अंगूठा, साइकिल या फटाफट। फटाफट यहाँ पर क्या है? ये देशज शब्द है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? यह है कोयल का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? रोटी, पूड़ी, पानी, नदी। पानी जो है यहाँ पर ये स्त्रीलिंग नहीं है, ये क्या है? पुल्लिंग में आएगा। पानी पिया जाता है, पी नहीं जाती। रोटी खाई जाती है, पूड़ी बनाई जाती है, नदी बहती है। ठीक है, इस तरीके से आप बोलकर देख सकते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने का अर्थ में प्रयुक्त हुई है, यह वाक्य कौन सा है? भक्षण क्रिया को कहाँ पर खाया जाता है? देखिए, वह हराम का पैसा खाता है? नहीं। वह जूते खाता है? नहीं। वह कसम खाता है? नहीं। आम खाता है, तो आम का भक्षण हो रहा है यहाँ पर। ठीक है। तो डाल डाल में पात पात का अर्थ क्या होता है? तो डाल डाल में पात पात का अर्थ होता है चालाकी का जवाब चालाकी से देना, ये होता है इसका मतलब। नेक्स्ट, अकाल पीड़ित में समास होगा। अकाल पीड़ित में कौन सा समास होता है? अकाल पीड़ित में होता है तत्पुरुष समास, अकाल से पीड़ित। नेक्स्ट है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद कौन सा होगा? अनुधन एषण। अनुधन एषण होता है अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद। आयादी संधि का ये क्या है? उदाहरण है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में योगरूढ़ शब्द कौन सा है? योगरूढ़ बताना है चक्रपाणी। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, चक्रपाणी। ये योगरूढ़ शब्द है जिन संज्ञाओं के भिन्न भिन्न अर्थ खंड मिलकर किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए, योगरूढ़ संज्ञा कहलाते हैं। योगरूढ़ यहाँ पर अधिकतर आपको देखने को मिलेगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो आप उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर, जिसका अर्थात कौन? गणेश जी। विशिष्ट अर्थ आया ना निकल के, गणेश जी। तो इस तरीके से एक विशिष्ट अर्थ यहाँ पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। उपयुक्त वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा? तो यहाँ पर जो है चार ऑप्शन देख लीजिए, और इन चारों में आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है ये आपका ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसके सामने अपनी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। इसका अर्थ वही है, लेकिन इसका यहाँ पर चेंज भी नहीं किया गया इसको। 103, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? विशेषण उपवाक्य बताना है। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। ठीक है, तो ये क्या है? विशेषण उपवाक्य है कि लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक क्या है? ऐतिहासिक नगर है। राइट आंसर बन जाएगा। बहुत बार यही सेम टू सेम आपका ऑप्शन रिपीट हुआ है, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। 104 को देखिएगा। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक उचित विकल्प को चुनिए। वाक्य, युवा असंतोष का कारण निरंतर वृद्धि है। विकल्प बताना है, यहाँ पर कौन सा होगा? युवा असंतोष का कारण निरंतर वृद्धि है, तो यहाँ पर जो है वो भ्रष्टाचार। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? ई प्रत्यय बताना है किस शब्द में यहाँ पर नहीं लगा है। देखिए, तेली, चमेली। तेल से बना तेली, माल से बना माली, अलबेली से बना अलबेल, अलबेली। चमेल नहीं होता कुछ भी, चमेली चमेली होता है, तो चमेली में ई प्रत्यय नहीं लगा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
106 प्राचीन शब्द का विलोम है, प्राचीन का विलोम बताना है, क्या होता है यहाँ पर जो अर्वाचीन है ये आपका ठीक हो जाएगा, प्राचीन का विलोम होता है अर्वाचीन। 107 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध रूप कौन सा है, शुद्ध रूप बताना है कौन सा है, तदात्म्य में ये शुद्ध रूप है। शिव का कौन सा अर्थ नहीं है, शिव का कौन सा अर्थ नहीं है, शिव का यहाँ पर चक्रपाणी नहीं होगा, महादेव भी बोलते हैं शिव को, पशुपति भी बोलते हैं, शंकर भी बोलते हैं और महादेव भी, लेकिन चक्रपाणी किसको बोलते हैं, चक्र को धारण करने वाले अर्थात विष्णु जी। नेक्स्ट देख लीजिए, चक्रपाणी विष्णु का पर्यायवाची शब्द है, जबकि शिव के पर्यायवाची शब्द शंकर, उमापति, शंभु, भोलेनाथ, त्रिपुरारी, महादेव, महेश, देवादिदेव, कैलाशपति, मदनारी तथा चंद्रमौली हैं। कारक के भेद होते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, ये मैंने आपको कल भी बताया था सारे। संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने के अर्थ में संबंध का के की, अधिकरण में पेपर, संबोधन हे भोवरे। 110 नंबर क्वेश्चन, चिंता एक है, चिंता एक क्या है, चिंता वाक्यांश में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु शब्द बताना है। चिंता एक है, चिंता एक आधी है, ठीक है, चिंता क्या है, एक आधी है। और 111 नंबर क्वेश्चन, अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा है। अदृश्य शत्रु का मतलब होता है छिपा हुआ, यानी कि आस्तीन का सांप, ठीक है, विश्वासघाती होना भी इसको बोल सकते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन, अजान बाहु, अजान बाहु का मतलब क्या होता है, पहले यही समझ लीजिए। अजान बाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है। अजान बाहु जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसको बोलते हैं अजान बाहु। नेक्स्ट, यण संधि का संबंध किस संधि से है, यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है, यहाँ पर स्वर संधि से है, क्योंकि ये स्वर संधि का ही एक भेद होता है। 5 भेद होते हैं स्वर संधि के, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। नेक्स्ट 140 नंबर क्वेश्चन, जय पराजय में समास है, जय पराजय में द्वंद्व समास है। जय और पराजय जिसके बीच में योजक चिन्ह आ जाता है वह द्वंद्व समास होता है। बहती गंगा में हाथ धोने का सही मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, अवसर का लाभ उठाना। 160 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, स्त्रीलिंग यहाँ पर कौन सा शब्द नहीं है, तो यहाँ पर दिन नहीं है, सुबह, सांझ और दोपहर ये स्त्रीलिंग है। सर्वस्व रूप है, सर्वस्व रूप षष्ठी विभक्ति का रूप होता है, क्योंकि सर्वस्व का मतलब होता है सब, नपुंसक लिंग का षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप है, जबकि चतुर्थी में एक वचन रूप में सर्वस्मयी होता है, पंचमी में सर्वस्मात्, सप्तमी में क्या होता है, सर्वस्मिन होता है। 180 नंबर क्वेश्चन, तव्यत और अनियार प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तव्यत और अनियार प्रत्यय का प्रयोग किस में हुआ है, चाहिए के अर्थ में होता है इनका प्रयोग। नवोढ़ा संधि का संधि विच्छेद है, नवोढ़ा का संधि विच्छेद है नवधन उढ़ा, नवधन उढ़ा होता है। 120 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना कालिदास की नहीं है। देखिए, मेघदूत है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, रघुवंशम है, लेकिन 10 कुमार चरितम नहीं है, ये किसकी है, दंडी रचना है। नेक्स्ट, बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता, बृहत्त्रयी में कुमार संभव नहीं आता, शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम और नैषधीय चरितम आते हैं, लेकिन क्या नहीं आता बृहत्त्रयी के अंतर्गत, बताओ जल्दी, क्या नहीं आता, कुमार संभव नहीं आता। 122 क्वेश्चन, राजतरंगिणी किस कवि की रचना है, राजतरंगिणी जो है ये कलहण जी की रचना है। और काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ की किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं, ये किए जाते हैं उपमा, अर्थ, गौरव और पदलालित्य से स्वीकार। नेक्स्ट, सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए, कालिदास की रचना बतानी है, इसमें कालिदास की कौन सी है, भभूति की कौन सी है, दंडी की कौन सी है, तो आपको जो जो याद आती रही वो लगा लीजिए। दंडी की होगी 10 कुमार चरितम, श्रीयर्ष की होगी नैषधीय चरितम, भभूति की होगी मालती माधव उत्तराम चरितम, महावीर चरितम। कालिदास की रचना हो गई मालविका अग्निमित्रम, कालिदास की रचना का नाम है मालविका अग्निमित्रम। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, जगन्नाथ शब्द में संधि सही संधि है,
जगत धन नाथ होता है और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। जगत धन नाथ व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो यहाँ जो है व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से ही जो भी रूपांतरण होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। कैसी लगी आपको आज की क्लास ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नए पेपर में। अब की बार जो पीजीटी का पेपर करेंगे वो करेंगे 2005। बाय बाय।